नमः संस्कृताय। आप सबका स्वागत है हमारे संस्कृत दर्शन यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने संधि का सामान्य परिचय, संधि के प्रकार पर चर्चा की थी। तो आज हम स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली सभी संधियों पर चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में अक्सर संधियों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न देखने को अवश्य ही मिलते हैं। या तो संधि करने वाला सूत्र पूछा जाता है या कोई सा उदाहरण दिया होता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली सभी संधियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि करने वाला सूत्र है इको यणची। इक स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय, अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है संहितायाम विषय संधि के विषय में अगर अच प्रत्याहार परे हो तो इक एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री री और यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल और अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ये वर्ण आते हैं। तो ई को यणची सूत्र बोलता है कि ई के स्थान पर य यण आदेश हो जाएगा, उ के स्थान पर ब यण आदेश हो जाएगा, री के स्थान पर र यण आदेश हो जाएगा, री के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा अच प्रत्याहार के परे होने पर। अब हम यण संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम ई के स्थान पर य आदेश वाला उदाहरण देखेंगे। इति धन आदि इत्यादि। इति में जो ई है वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और उत्तर पद का जो आदि वर्ण अ है वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला है। तो ई को यणची सूत्र बोलता है कि ई के स्थान पर यहाँ पर यण आदेश हो जाएगा। जो इत्यादि है वो यण संधि का ही उदाहरण है। अब हम उ के स्थान पर वो आदेश वाला उदाहरण देखेंगे। सुधन आगतम स्वागतम। सु में जो उ है वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। जो उत्तर पद का आ है आगतम यानी कि वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इको यणची सूत्र के द्वारा यहाँ पर उ के स्थान पर वो यण आदेश हुआ तो बना स्वागतम। अब हम री के स्थान पर र आदेश वाला उदाहरण देखेंगे। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। पितरी में जो री है वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। उत्तर पद का जो आ है वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला है। तो इको यणची सूत्र के द्वारा यहाँ पर री के स्थान पर र यण आदेश हुआ पित्राज्ञा। अब हम री के स्थान पर ल आदेश वाला उदाहरण देखेंगे। लृधन आकृति। जो लृ है वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है और आकृति जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है यानी कि अवर्ण। तो लृ के स्थान पर इको यणची सूत्र के द्वारा ल यण आदेश हुआ और बना लाकृति। अब हम अयादि संधि के बारे में देखेंगे। अयादि संधि का दूसरा नाम अयवायाव संधि भी है। अयादि संधि करने वाला सूत्र है एचो अयव आयाव। एचो अयव आयाव सूत्र बोलता है कि एच प्रत्याहार को अयव आयाव आदेश होता है अगर आगे कोई स्वर आए तो। एच एक प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण आते हैं। एचो अयव आयाव सूत्र के द्वारा ए के स्थान पर अय आदेश होता है, ओ के स्थान पर अव आदेश होता है, ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है और औ के स्थान पर आव आदेश होता है अगर आगे कोई स्वर आए तो। अब हम अयादि संधि के कुछ एक उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम ए के स्थान पर अय आदेश वाला उदाहरण देखेंगे। हरे धन ए हरिये। हरे में जो ए है वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है और परे अच यानी कि स्वर है तो यहाँ पर ए के स्थान पर अ आदेश हुआ तो तब ये अयादि संधि का ही उदाहरण हुआ। अब हम ओ के स्थान पर अब आदेश वाला उदाहरण देखेंगे। पोधन अनम।
पो में जो ओ है वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और परे स्वर वर्ण है। तो यहाँ पे ओ के स्थान पर अब आदेश हुआ और बना पवनम। अब हम ए के स्थान पर आय आदेश वाला उदाहरण देखेंगे। नैधन अक, जो न में जो ऐ है वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और परे स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर ऐ के स्थान पर आय आदेश हुआ और बना नायिकः। अब हम ओ के स्थान पर आव आदेश वाला उदाहरण देखेंगे। पौ प्लस अकः, पौ यानी कि औ के स्थान पर आव आदेश हुआ एचो अयव आया सूत्र से और परे स्वर वर्ण है तो बना पावकः। अयादि संधि के अन्य बहुत से उदाहरण हैं, जैसे चयनम, नयनम, शयनम, लवणम, भवनम इत्यादि। अब हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि करने वाला जो सूत्र है वो है आद गुना। आद गुना सूत्र बोलता है कि जो पूर्व पद है वो हमेशा ह्रस्व या दीर्घ अ ही होना चाहिए और जो परवर्ण है परवर्ण ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, ली ही होना चाहिए। तभी अ धन ई को ए गुण होगा, अ धन उ को ओ गुण होगा, अ धन री को अर होगा, अ धन री को अल आदेश होगा। पर ध्यान रहे कि जो पूर्व पद है यानी कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो ह्रस्व या दीर्घ अ ही होना चाहिए और जो परवर्ण है यानी कि उत्तर पद का जो आदि वर्ण है वह ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, ली ही होना चाहिए, तभी ही गुण आदेश होगा। अब हम गुण संधि के कुछ एक उदाहरण देखेंगे। सुरेशा, सुर प्लस ईशा, सुरेश। सुर में जो अंतिम वर्ण है वो ह्रस्व अ है और उत्तर पद का जो आदि वर्ण ई है यानी कि दीर्घ ई है तो अ धन ई को ए गुण आदेश हुआ, बना सुरेश। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय। सूर्य में जो अंतिम वर्ण है वो अ है यानी कि ह्रस्व है और जो उत्तर पद का जो आदि वर्ण है वो उ है तो अ धन उ को आद गुना सूत्र से ओ गुण हुआ, बना सूर्योदय। देव ऋषि, देव धन ऋषि। देव में जो अंतिम जो वर्ण है वो ह्रस्व अ है और जो उत्तर पद का जो आदि वर्ण री है वो ह्रस्व री है तो अ प्लस री को अर आदेश हुआ आद गुना सूत्र से, बना देव ऋषि। त्व लकार, त्व धन ऋकार। त्व में जो अंतिम वर्ण है वो अ है, ह्रस्व अ है, परे ली है तो आद गुना सूत्र से अ धन ली को अल आदेश हुआ, बना त्व लकार। तो अब हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि सूत्र बोलता है कि जो पूर्व पद है वो हमेशा अ ह्रस्व हो या दीर्घ अ हो और जो परवर्ण है वो एच प्रत्याहार होना चाहिए। एच प्रत्याहार में ए, ऐ, ओ, औ ये 4 वर्ण आते हैं, तभी वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि होगी, अर्थात अधन ए, ऐ को ऐ वृद्धि होगी, अधन ओ, औ को औ वृद्धि ही होगी। अब हम वृद्धि संधि के कुछ एक उदाहरण देखेंगे। देवैश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम। देव यानी कि जो पूर्व पद है पूर्व पद का अंतिम वर्ण है वो अ है और परे ऐ यानी कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है तो वृद्धि रेचि सूत्र से औधन ए को ऐ वृद्धि हुई, बना देवैश्वर्यम। परमौषधि, परम धन औषधि। जो पूर्व पद है इसमें जो अंतिम वर्ण है वो अ है और परे एच प्रत्याहार यानी कि औ वर्ण है, औधन औ को औ वृद्धि हुई, वृद्धि रेचि सूत्र से, बना परमौषधि। वृद्धि संधि के और अन्य उदाहरण हैं, जैसे तत्रैव, अत्रैव, तथैव, कथैव इत्यादि। अब हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है अकः स्वर्णे दीर्घम।
अकास्वर्णीय दीर्घ सूत्र बोलता है कि अक अ ई उ रील री के बाद अगर स्वर्ण अच अ ई उ रील री आए तो दीर्घ एकादेश होता है। यानी कि जो पूर्व वर्ण है, पूर्व वर्ण में अक प्रत्याहारी होने चाहिए और बाद में स्वर्ण अच अ ई उ रील री ही होने चाहिए, तभी दीर्घ एकादेश होगा। अर्थात अ धन अ को आ दीर्घ होगा, ई धन ई को ई दीर्घ उ को उ दीर्घ होगा, री धन री को री दीर्घ होगा, ली धन ली को ली दीर्घ होगा। अब हम दीर्घ संधि के कुछ एक उदाहरण देखेंगे। देवालय, देवधन आलय। देव में जो अंतिम वर्ण अ है और परे स्वर्ण अच यानी कि आ है, तो अ धन आ दीर्घ हुआ, बना देवालय। कविंद्र, कवि धन इंद्रा। कवि, कवि का जो अंतिम वर्ण है वो ई है और परे भी स्वर्ण अच है यानी कि ई है, तो ई प्लस ई बना दीर्घ, ई बना कविंद्र। भानु प्लस उदय, भानुदय। भानु, भानु में जो अंतिम वर्ण है वो ऊ है यानी कि अक प्रत्याहार में आता है और उत्तर पद का जो आदि वर्ण ऊ है वो स्वर्ण अच है, तो ऊ धन ऊ बना दीर्घ ऊ अकास्वर्णीय दीर्घा से बना भानुदय। इसके अलावा दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण हैं जैसे हिमालय, पुस्तकालय इत्यादि। अब हम देखेंगे पूर्वरूप संधि। पूर्वरूप संधि करने वाला सूत्र है एंघा पदांतादति। एंघा पदांतादति सूत्र बोलता है पदांत ए ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो वो ए या ओ ही हो जाता है। अर्थात जो पूर्व वर्ण है वो एंग प्रत्याहार ए और ओ ही होना चाहिए और जो पर वर्ण है वो ह्रस्व अ ही होना चाहिए, तभी पूर्वरूप संधि होगी। अब हम पूर्वरूप संधि को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हरे अब, हरे प्लस अब। हरेक में जो अंतिम वर्ण है वो ए है अर्थात एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और परे क्या है, ह्रस्व अ है, तो ए धन अ को पूर्व रूप संधि हुई, बना हरे अब। अर्थात जो पहले वाला, जो धन से पहले वाला जो वर्ण है उसी के समान इसको पूर्व रूप हो गया, बना हरे अब। विष्णु अब, विष्णु धन अब। विष्णु में जो ओ है वो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और परे ह्रस्व अ है, तो ओ धन अ को पूर्व रूप एकादेश हुआ, विष्णु अब। बने धन अत्र, बनेत्र। अर्थात जो बने में जो ए है वो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है और परे ह्रस्व अ है, तो इसमें एंघा पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप एकादेश हुआ, बना बने अत्र। अब हम पररूप संधि के बारे में पढ़ेंगे। पररूप संधि करने वाला सूत्र है एंघी पररूपम। एंघी पररूपम सूत्र बोलता है पदांत अ के बाद यदि ए ओ आए तो उसको पररूप एकादेश हो जाता है। अर्थात जो पररूप संधि है बोलता है कि पदांत अ के बाद जो पूर्व वर्ण है वो अ होना चाहिए ह्रस्व और परे परवर्ण यानी कि एंग प्रत्याहार ए और ओ होना चाहिए, तभी पररूप एकादेश हो जाता है। अब हम पररूप संधि को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। प्रधन एजते, प्रेजते। प्र में पहले ह्रस्व अ है और परे क्या है, एंग प्रत्याहार ए है, तो इसमें एंघी पररूपम सूत्र से अ धन ए को पररूप एकादेश हुआ, बना प्रेजते। उपधन ओषति, उपोषति। उप में जो अ है पदांत अ है और परे क्या है, एंग प्रत्याहार ओ है, तो एंघी पररूपम सूत्र से पररूप एकादेश हुआ, बना उपोषति। अब हम प्रकृति भाव संधि के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र है ईदु द्वे द्विवचनम प्रगृह्यम। अर्थात द्विवचनांत ई उ ए के बाद यदि कोई स्वर का आगमन हो
तो किसी प्रकार की संधि नहीं होती है, तो इसे प्रकृति भाव कहते हैं। अर्थात द्विवचनांत ई, ऊ, ए ही होना चाहिए और उसके बाद कोई सा स्वर हो, तब वहाँ पे कोई संधि नहीं होती है, उसको प्रकृति भाव होता है। अब हम प्रकृति भाव को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मुनि धन ईमो, मुनि ईमो। मुनि द्विवचनांत ई, मुनि में द्विवचनांत ई है और परेश्वर वर्ण है, तो यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ मुनि ईमो। साधु प्लस ईमो, ईमो, साधु ईमो। अर्थात यहाँ पर भी जो साधु में जो ऊ है द्विवचनांत का है, तो यहाँ पर भी प्रकृति भाव ही हुआ। लते धन एते, लते एते। लते में जो ए है वो भी द्विवचनांत का है, तो यहाँ पर भी प्रकृति भाव ही हुआ। तो इस प्रकार आज हमने स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली सभी संधियों के बारे में पढ़ा। अगली संधि में हम व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।